हाय एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज और इनमें से मैंने आपको इंट्रोडक्शन और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से कवर करवा दिया था। फिर हम लोग पढ़ रहे थे रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज और लास्ट क्लास में मैंने क्या बात किया था कि वाटर साइकिल क्या होता है, उसकी जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इन सभी के बारे में मैंने आपको बताए थे। आई होप आप उन वीडियोस को देखे होंगे। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप उसके थ्रू उसे देख सकते हो। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ वाटर, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। इन 4 टॉपिक को आज हम अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब वाटर बेसिकली कितने फॉर्म में होते हैं, 3 फॉर्म्स में। कौन कौन से, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड देन मेराइन वाटर। इनके बारे में मैंने आपको मेजर इकोसिस्टम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताए थे। किस टॉपिक में, एक्वाटिक इकोसिस्टम वाले टॉपिक में। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम फ्रेश वाटर देखेंगे। फ्रेश वाटर ऐसा वाटर होता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट प्रेजेंट ना हो, अगर हो भी तो बहुत ही रेयर हो, यानी कि बहुत ही कम। बुक में मेंशन किया हुआ है फ्रेश वाटर ऐसे वाटर को कहा जाएगा जिसमें सॉल्ट कंटेंट क्या हो, 1.5% के अंडर हो, यानी कि 1.5% के नीचे अगर सॉल्ट कंटेंट है तो वो है हमारा फ्रेश वाटर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं मेराइन वाटर। तब मैं आपको ब्रैकिश वाटर समझाऊंगी। मेराइन वाटर में क्या है, बेसिकली क्या होता है, सी वाटर। और सी वाटर कैसा होता है, नमकीन, यानी कि इसमें सैलिनिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और एक कांस्टेंट सैलिनिटी जो हर सी या ओशन के लिए मापा जाता है वो कितना होता है, 35 ppt। और ये ppt को क्या बोला जाता है, पार्ट्स पर 1000 पार्ट्स में से कितना पर पार्टिकल है सॉल्ट का, ठीक है, उसमें नापा जाता है। ओके, और अगर इसे परसेंटेज में लिखा जाए तो 3.5%, ये हो जाएगा मेराइन वाटर का सैलिनिटी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ऐसा वाटर जिसमें फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो, यानी कि ब्रैकिश वाटर जो है ये ना तो ज़्यादा खारा होगा और ना ही ज़्यादा फ्रेश होगा, ये दोनों के बीच का होगा। तो इसके लिए जो रेंज दिया गया है वो कितना है, 0.5% टू 3.5%, है ना, 0.5%, यानी कि हम फ्रेश वाटर की सैलिनिटी क्या देखे थे, अंडर 1.5%, तो वो अंडर 1.5% को 0.5% लिख सकते हैं, है ना। और 3.5% मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि मेराइन वाटर का क्या है, सैलिनिटी। तो इन दोनों के बीच में जो सैलिनिटी लाई करता है वो है हमारा ब्रैकिश वाटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ब्रैकिश वाटर का एग्जाम्पल क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट मैं बताती हूँ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। तो क्या लिखा हुआ है, वाटर which falls in the form of precipitation moves down into soil and through rock and gets accumulated as groundwater. The layer of rock through which it percolates down is known as aquifer, and water can be utilized by digging out wells. Groundwater can be found in 2 layers of the soil. The zone of aeration, where gaps in the soil are filled both with air and water. Further down, there is a zone of saturation, wherein the gaps are called completely with water. तो इन पैराग्राफ में से कुछ टर्म्स निकल के आए हैं। क्या क्या वो टर्म है, सबसे पहला है ग्राउंड वाटर, फिर है एक्वीफर, उसके बाद है जोन ऑफ एरेशन एंड देन जोन ऑफ सैचुरेशन। एक एक करके सारे टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहला है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है कि जब वाटर प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में अर्थ पे आते हैं तो वो एक रॉक के थ्रू क्या होते हैं, वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एक्वीफर। एक्वीफर का मतलब क्या है कि वैसा लेयर ऑफ रॉक जिसके थ्रू ये वाटर नीचे चले जाते हैं, परकोलेट्स डाउन, है ना, इसी को हम एक्वीफर कहते हैं। और एक्वीफर के बाद क्या होता है, ये वाटर नीचे चले गए, अब इसे हम यूटिलाइज जो करते हैं वो वेल को डिग आउट करके, यानी कि कुआं बना के हम वाटर को यूटिलाइज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जोन ऑफ एरेशन। जोन ऑफ एरेशन का मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर में जो है 2 लेयर फाउंड होते हैं, एक होता है जोन ऑफ एरेशन और एक होता है जोन ऑफ सैचुरेशन। तो एरेशन का मतलब क्या हुआ कि सॉइल में ऐसा गैप जिसमें एयर और वाटर
दोनों फील्ड हो, है ना। यानी कि डायरेक्ट आपको याद रखना है कि जिस वाले में एयर प्रेजेंट होता है उसको हम एरेशन कहते हैं, है ना। एक जैसा नाम लग रहा है ना, एरेशन एंड एयर। तो जिसमें एयर होगा उसे हम जोन ऑफ एरेशन कहेंगे, और जिसमें कंप्लीटली वाटर फील्ड होगा उसे हम जोन ऑफ सैचुरेशन कहेंगे। तो दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा कि एरेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें एयर एंड वाटर दोनों प्रेजेंट है, और जोन ऑफ सैचुरेशन कंप्लीटली फील्ड है वाटर से। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। वाटर टेबल इज द बाउंड्री बिटवीन द सैचुरेटेड जोन एंड अनसैचुरेटेड जोन in a rock, and it rises and drops down with increase or decrease in the amount of groundwater. Groundwater provides a constant supply to us for different purposes, and this is not likely to dry up under natural conditions. उसके बाद यहाँ पे एक टर्म आया वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है, ये बाउंड्री होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जोन, जो रॉक के अंदर प्रेजेंट होता है उसके बीच का जो बाउंड्री है उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल से अच्छे से समझाती हूँ कि देखो, ये सपोज दैट ये क्या है, यहाँ से वाटर एंटर करता है सॉइल में, ठीक है। उसके बाद नीचे बहुत सारे रॉक है, तो एक लेयर आता है सैचुरेशन का, यानी कि सैचुरेटेड जोन, जहाँ से क्या हो रहा है, वाटर परकोलेट्स डाउन हो जा रहे हैं, यानी कि अंदर आ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लेयर आता है यहाँ पे, तो ये लेयर आया, तो ये लेयर क्या हो गया, अनसैचुरेटेड जोन। अनसैचुरेटेड जोन मतलब इसके बाद भी रॉक प्रेजेंट है, बट ये ऐसा रॉक प्रेजेंट हो गया जो कि वाटर को वापस नीचे नहीं जाने दे रहा है, और ये वाला रॉक था सैचुरेटेड जो कि वाटर को क्या कर रहा था, अंदर जाने दे रहा था। यानी कि सैचुरेटेड जोन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द जोन विच अलाउज वाटर टू परकुलेट डाउन, यानी कि ये अलाउ कर रहा है कि वाटर तुम नीचे चले जाओ, और यहाँ पे आके क्या हुआ, वाटर प्रेजेंट हो गए, ओके। और फिर ये अनसैचुरेटेड जोन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द जोन विच डज नॉट अलाउ वाटर टू परकुलेट डाउन, तो ये वाटर को अलाउ नहीं कर रहा है कि तुम नीचे जाओ, तो वाटर क्या होंगे, इन दोनों जोन के बीच में फंस के रह जाएंगे, तो इसी जोन को वाटर टेबल कहा जाता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम बता रहे हैं, तो ये जो ग्राउंड वाटर होता है, यानी कि जो वाटर टेबल होता है, ये एक कांस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करता है ना, फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए। यानी कि हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स रिलाय हैं वाटर पे, और एक बेसिक जो सोर्स होता है वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर, जो हम लोगों को वाटर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द सरफेस वाटर इंक्लूड्स द स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स एंड कैनाल्स एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स as part of water cycle. The surface water bodies are considered renewable sources though they are dependent on other parts of water cycle. तो इस पैराग्राफ में क्या टर्म निकल के आया, सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या होता है, जो सरफेस पे प्रेजेंट हो, और सरफेस पे कौन प्रेजेंट रहता है, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स या ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स, कैनाल्स और फ्रेश वाटर के जो वेटलैंड होते हैं, ये सारे क्या हो गए, ये सारे हमारे सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सरफेस वाटर कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर साइकिल में, है ना। अगर वाटर इवेपोरेट होंगे तो वो ग्राउंड वाटर से इवेपोरेट नहीं होंगे, वो वाटर साइकिल में सरफेस वाटर से इवेपोरेट होंगे। तो ये जो सरफेस वाटर है इसे कंसीडर किया जाता है रिन्यूएबल रिसोर्स। इसे रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों कहा गया, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या था, जो रिन्यू हो जाए, तो ये वाटर साइकिल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो वाटर जितना इवेपोरेट होता है उतना कम बैक भी हो जाता है, यानी कि ये एक साइकिल मेंटेन करता है। तो इसीलिए इसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जा रहा है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है वाटर साइकिल में, ओके। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर इज बाय फॉर द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। Almost 70% of available water is consumed every year in agricultural production worldwide. In Asia, it accounts for 86% of total annual water withdrawal, compared with 49% in North and Central America and 38% in Europe. The Green Revolution in India ushered in an era of energy and resource intensive agriculture. Water was a critical input to the Green Revolution through irrigation, flood control, and drainage, and it has contributed most to the growth in wheat and rice production for the past 40 years. इस पैराग्राफ का बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर के बारे में बात किया जा रहा है, तो एग्रीकल्चर जहाँ आएगा वहाँ वाटर की बात तो होगी ही, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो बिगेस्ट कंज्यूमर है वाटर का,
ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है कि 70% अवेलेबल वाटर जो है, जो एवरी ईयर कंज्यूम हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड, इसमें से एशिया जो है वो 86% टोटल एनुअल वाटर को यूज़ करता है एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। इसके कंपैरिजन में 49% यूज़ हो रहा है नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में, और 38% यूज़ हो रहा है कहाँ, यूरोप में। तो एशिया का जो परसेंटेज है वाटर को कंज्यूम करने में, वो अमेरिका और यूरोप के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। तो इसके बाद बात किया जा रहा है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, और हम सबको पता है जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर में चेंजिंग आया है, मॉडर्नाइजेशन आया है एग्रीकल्चर में। तो वाटर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, और ये क्या हो गया, एक क्रिटिकल इनपुट हो गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन का। कैसे, इसे इरिगेशन के थ्रू यूज़ किया जाता है। फ्लड कंट्रोल, यानी कि जितने भी वाटर फ्लड में है उसे हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। ओके। उसके बाद ड्रेनेज, यानी कि रिवर के फ्लो से भी हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा क्या किया है, कंट्रीब्यूट भी किया है। कैसे कंट्रीब्यूट किया है, ये वीट और राइस के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेके आया है। ठीक है। उसके बाद बात किया जा रहा है कि इम्प्लीकेशंस फॉर future agricultural production are to develop water efficient measures giving more productivity per unit of water input. This would require efficient operation of irrigation system, technologies that reduce water consumption, appropriate soil and water conservation measures, change in cropping pattern and the ways in which crops are grown. So as to use water more efficiently, similar standards would need to be set and enforced for industries to cut down on water use and prevent them for discharging polluting effluents into water bodies. उसके बाद इस पैराग्राफ में फ्यूचर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात हो रही है। देखो, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है या फिर मॉनसून फेल हो जा रहा है इंडिया में, तो सब लोग किस पे रिलाय हैं, इरिगेशन पे। एग्रीकल्चर के लिए सारे लोग इरिगेशन के थ्रू अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो कितने दिन इरिगेशन करेंगे, वाटर टेबल डाउन होता जा रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई है, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, तो वो इरिगेशन क्या करेंगे, है ना। तो वही बताया जा रहा है कि अगर हमें फ्यूचर में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करना है तो वाटर एफिशिएंट मेज़र लेने होंगे, यानी कि ऐसे मेजर्स लेने होंगे जिससे क्या हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े बट वाटर भी कम ना हो, यानी कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हम क्या करेंगे, इफ़िशिएंट ऑपरेशन ऑफ इरिगेशन सिस्टम, यानी कि इफ़िशिएंट तरीके से इरिगेशन सिस्टम को मैनेज करेंगे। ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आएंगे जो कि रिड्यूस करे वाटर के कंजप्शन को, है ना। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो हम कुछ ऐसा डेवलप करेंगे जो वाटर के कंजप्शन को क्या करे, कम कर दे। फिर अप्रोप्रिएट सॉइल और वाटर कंजर्वेशन, ये एक मेजर्स लेने होंगे। क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजिंग लाना होगा। तो ये सारे कुछ मेजर्स हो सकते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वाटर को इफ़िशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा सिमिलर वे हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री पे भी इन्फोर्स करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं, सारे वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसा मेजर्स लेके आना होगा जो कि इंडस्ट्री को प्रिवेंट करे वाटर बॉडीज को पॉल्यूट करने से, है ना। तो हर तरीके से, जितने तरीके से एफिशिएंट हो सकता है, हम वाटर को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। यही है इस चीज़ का मेजर अप्रोच। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन क्या है? ग्राउंड वाटर इज ए मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. इट्स यूजेज हैज़ been estimated at around 50%, but much of its availability is dependent on the rainfall and recharge conditions. While the demand is on the rise, it has also led to water scarcity, and where available, it is affected by pollution, depriving millions of people on access to safe drinking water. This kind of crisis is more a human-made crisis than a natural one. The extraction levels have gone up, and even the farming and industrial sectors are increasingly using the water from wells. The crisis can be attributed to lack of adequate water conservation methods, inefficient use of water, poor groundwater recharge, and lack of quality in freshwater sources. The water pollution is marked by excess fluoride, arsenic, iron, salt एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन में क्या बातें हो रही हैं कि जो ग्राउंड वाटर है ये एक मेजर सोर्स है हमारे वाटर के लिए,
है ना। और इसका यूजेज जो है एस्टिमेट किया गया है 50% है, ठीक है। और जो इसका अवेलेबिलिटी है ये ऑलमोस्ट किस पे डिपेंड है, रेनफॉल पे, अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, है ना। तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, और इसके वजह से क्या हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ता जा रहा है, वाटर तो लिमिट है ना, और उस लिमिट में भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कचरा फैला के रखा हुआ है, तो जो अवेलेबल वाटर है हमारे हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए वो तो कम पड़ रहा है ना। तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, वाटर स्कार्सिटी। और जो कुछ भी अवेलेबल है वो अफेक्ट हो रहा है पॉल्यूशन से, जो कि क्या कर रहा है, मिलियंस पीपल को सेफ ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस नहीं करा पा रहा है ना। और ये जो क्राइसिस है ये ह्यूमन मेड क्राइसिस है, यानी कि इसके लिए जो जिम्मेदार है वो हम है ना, हम पीपल, क्योंकि हम लोग पॉल्यूट कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो कितना है, 1% के अप्रॉक्स, बट ये 1% कैपेसिटी रखता है जो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के नीड को पूरा कर सके, बट इनमें से भी हम लोगों ने कचरा फैला के रखा हुआ है, तो फिर वो कहाँ से पूरा होगा, है ना। उसके बाद वही बताया जा रहा है कि अगर ऐसे ही क्राइसिस चलता रहा तो ये क्या कर देगा, हमारे पास उतना मेथड नहीं बचेगा कि हम वाटर को कंजर्व कर सके। फिर क्या होगा, वाटर का यूज़ जो होगा वो इनएफिशिएंट तरीके से होगा, ग्राउंड वाटर अच्छे से रिचार्ज नहीं होगा, है ना। और जो फ्रेश वाटर की क्वालिटी बची है वो भी खराब हो जाएगी। तो ये सारे बहुत इफेक्ट डाल रहे हैं किस पे, ग्राउंड वाटर पे, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि ये जो वाटर पॉल्यूशन है ये क्या क्रिएट कर रहा है, एक्सेस फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, सॉल्ट और ऑर्गेनिक मैटर, और ये सारे मिल के ग्राउंड वाटर को क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, केमिकल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये सारे क्या करेंगे, हमारे हेल्थ को अफेक्ट ही तो करेंगे। तो ये सारे बहुत ही कंसर्निंग इशू है। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। क्या लिखा गया है, द डिप्लेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड देयर कंटामिनेशन मेकिंग दैम unfit as a source of water for human consumption. It is a major problem today. Most of our water bodies like rivers, lakes, ocean, estuaries and groundwater bodies are facing severe pollution to intensive agriculture, urbanization, industrialization and deforestation. Siltation of rivers and lakes due to soil erosion progressively reduces their water holding capacity, resulting in ravaging floods year after year. Today we are faced with the paradoxical situation of lack of safe drinking water in above average rainfall areas and regions having abundant water bodies. तो इस पूरे पैराग्राफ का बेसिक जो मीनिंग निकला वो क्या निकला कि डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब क्या हुआ, खराब करना। तो ये जो वाटर रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है और ये क्या हो रहा है, और इसमें जितने कंटामिनेशन मिल रहे हैं, कंटामिनेशन मतलब क्या, पॉल्यूशन, तो ये क्या कर रहे हैं, वाटर सोर्स को अनफिट कर रहे हैं हमारे कंजप्शन के लिए। और ये क्या है, हमारा मेजर प्रॉब्लम है आज का। जितने भी मेजर वाटर बॉडीज़ हैं वो सेवियर पॉल्यूशन फेस कर रहे हैं। क्यों फेस कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सारे लोग मिल के क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं वाटर बॉडीज़ को, है ना। एग्रीकल्चर में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स रहते हैं जो कि क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को ख़राब करते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि जितने भी हमारे रिवर या लेक हैं उसमें क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन, और ये क्या करता है, उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी कि रिवर और लेक के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ख़राब कर रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, सिल्टेशन हो रहा है, यानी कि मिट्टी कट कट के जा रहा है, और अगर मिट्टी कटेगा तो क्या होगा, वाटर बाहर आएगा, और वाटर बाहर आएगा तो क्या होगा, फ्लड काउज करेगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र रिवर। आज के समय में एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन आ गया है। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वाटर बॉडी बहुत ही अबंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा है, और एवरेज रेनफॉल भी बेटर है, बहुत अच्छा है, तब भी क्या है, लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्यों, मैंने बताया ना, बहुत सारे रीज़न है जो कि क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, है ना। उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा केमिकल इंक्रीज हो रहे हैं, और ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, वाटर को अनफिट कर रहे हैं। तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि वाटर रिसोर्स डिग्रेड हो गया, है ना। नेक्स्ट है, discharge of sewage and industrial effluents into water bodies not only pollute water but often lead to an increase in the growth of aquatic plants and algal blooms in water bodies, ultimately causing them to disappear. They may also cause the decay and destruction of various organisms in water. Example, fish. तो इस पैराग्राफ में क्या कहा गया कि जो सीवेज का डिस्चार्ज हो रहा है,
यानी कि इंडस्ट्रियल के जितने भी वेस्टेज हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, वाटर बॉडीज़ में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। पॉल्यूट होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्वेटिक प्लांट और एल्गल ब्लूम का ग्रोथ हो रहा है। एल्गल ब्लूम मतलब वो जो ग्रीन ग्रीन कलर के एल्गी जो होते हैं वाटर में प्रेजेंट, वो सारे। और ये क्या करते हैं, ये लाइट के पेनिट्रेशन को नीचे जाने नहीं देते। तो नीचे में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं वो अपना खाना नहीं बना सकता, खाना नहीं खा सकता, उसे सर्टन टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, उसे सर्टन लाइट नहीं मिल रहा है। तो उसके वजह से क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जैसे कि फिश का एग्जाम्पल ले सकते हो। वाटर बॉडीज़ का डिस्ट्रॉय होने का मतलब है जितने भी ऑर्गेनिज्म उसमें रह रहे हैं वो सारे लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लड एंड ड्राउट से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे।